नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना वायरस महामारी के बीच विधानसभा चुनाव प्रचार में बंदिशें कम हुई हैं और अब बड़ी रैलियों के लिए ही बड़ी छूट मिल गई है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो के लिए ही फिर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि 50% भीड़ के साथ रैली की अनुमति, सीमित संख्या के साथ रोड शो को मंजूरी और अब 1000 लोगों के साथ बैठक की मंजूरी। 10 के बजाय अब 20 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की छूट। इसके साथ ही इंडोर बैठकों में ही 300 की जगह अब 500 लोग हो सकेंगे शामिल। और चुनाव आयोग ने ही यह फैसला कोरोना के कम होते मामलों को लेकर ही लिया गया है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को ही देश के 3.5 लाख से ज्यादा मामले के दर्ज हो रहे थे और वहीं आज की तारीख में केस गिरकर ही करीब 60,000 तक पहुंच गए हैं। जाहिर है कि कोविड के ताजा हालात से उम्मीदवारों को प्रचार में राहत मिली है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। आयोग ने देश के ही साथ साथ चुनाव वाले राज्यों में भी कोरोना मामलों में भी पर्याप्त कमी पर ध्यान दिया है और तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर ही चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता के आधार पर ही आयोग तत्काल प्रभाव से ही निम्नलिखित तरीके से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और ढील देता है। अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बजाय रात 10 से 6 बजे तक के बीच होगी और राजनीतिक दल, उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएम के प्रोटोकॉल का ही पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमेशा ही अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए ही चर्चा में बने रहते हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस पर वार कर दिया है। विज ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते और इस सोच से ही हिंदुस्तान का बंटवारा किया। ये बंटवारा आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा और ये कभी आतंकवादी, कभी हिजाब और कभी शक्ल में सामने आते हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस खुद को ही सेक्युलर कहती है, लेकिन धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा बंटवारा इनके कारण ही हुआ है। साथ ही मैं अनिल विज में ही पंजाब के सीएम चन्नी के 2-2 सीटों पर ही चुनाव मैदान में उतारने पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस ने ही पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि चन्नी जीतेंगे या नहीं, इसलिए चन्नी को 2 सीटों पर ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमरोहा में शनिवार देर रात ही सदर सीट से बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक से आए बदमाशों ने ही सामने से कार पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। प्रत्याशी नावेद जयाज के ही बताया है कि हमले से वो बाल बाल बच गए हैं। हमले की सूचना पर अमरोहा नगर कोतवाल ने ही फोर्स के साथ पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वारदात नगर कोतवाली इलाके में ईशान पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज ने ही बताया है कि वो रात में ही करीब 9 बजे अपनी कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार नगर में ही ईशान पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी सामने से अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग होती देखकर ही चला रहे साजिश ने ही कार को ही तेज कर दिया और आगे चलकर ही चुनाव कार्यालय पर रुके। देखा तो कार के अगले हिस्से पर गोली लगी थी और इसकी वजह से ही कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। और नगर कोतवाल अरविंद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा भी हो जाएगा। गोंडा में 27 फरवरी को 5वें चरण में जिले में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी देखते हुए ही चुनाव आयोग ने गोंडा में नए जिलाधिकारी और उज्जवल कुमार को तैनाती की है और आपको बता दें कि चार्ज लेने के बाद ही जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने मतदान को ही सकुशल निपटाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में ही जिलाधिकारी ने ही पुलिस अधीक्षक के साथ गोंडा सदर विधानसभा और तरबगंज विधानसभा के कुछ बूथों का निरीक्षण किया। डीएम ने बूथ पर सभी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं कोतवाली नगर और
तरबगंज थाने का ही निरीक्षण कर चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्वक निपटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपराधियों के साथ कठोर कार्रवाई करें और जितने भी असले और नहीं जमा किए हैं उन्हें भी 2 दिनों के अंदर जमा किया जाए। साथ ही डीएम उज्जवल कुमार ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। वहीं जीजीआईसी इंटर कॉलेज में बूथ निरीक्षण के दौरान ही जिलाधिकारी ने परिसर में ही व्यापक गंदगी के हटाने के लिए भी ईओ नगर पालिका को कहा और इस दौरान ही डीएम ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रत्याशी या पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो कठोर कार्रवाई करने से कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही विवादित बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसी 1947 से पहले के जिन्ना की थी। असम सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना तक कह डाला। असम के सीएम ने ही कहा कि ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी के अंदर जिन्ना का भूत घुस गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ये उन्हें राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि भारत केवल गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगता है। मैं देख रहा हूं कि वो पिछले 10 दिनों में क्या कह रहे हैं। और इससे पहले उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में ही प्रचार करते हुए असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि देश के ही प्रथम रक्षा प्रमुख दिवंगत बिपिन रावत के नेतृत्व में ही पाकिस्तान में सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का राहुल गांधी ने सबूत मांगा और उन्होंने कहा कि क्या मैंने कभी सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे नहीं हैं। और बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सेना या कहने पर विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए भी आलोचना की है और कभी जनरल रावत को ही सड़क का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनके कट आउट लगाकर उनके नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी निगाहें अब पंजाब पर है और जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ किसानों की धमकी। पंजाब में वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों के विरोध के चलते ही पीएम मोदी ने 5 जनवरी को फिरोजपुर में होने वाली रैली में नहीं जा पाए थे और रास्ते में किसानों ने काफिला रोक दिया था, जिसके बाद विवाद बड़ा हो गया था। हालांकि पीएम मोदी 8 फरवरी को ही पहली वर्चुअल रैली कर चुके हैं। इस बीच ही संयुक्त किसान मोर्चे एक बार फिर पीएम मोदी के ही पंजाब दौरे का विरोध करने का फैसला लिया है। किसान एमएसपी पर वादा खिलाफी लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टैनी का कोई कार्रवाई न होने पर ही बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार पीएम की रैली में दिक्कत नहीं आएगी और इस बार बीजेपी ने पंजाब में ही पीएम की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को ही जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और 16 फरवरी को दूसरी जनसभा को पठानकोट में ही 17 फरवरी को ही अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब की 117 सीटों पर ही बीजेपी इस बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सुखदेव सिंह ढींडसा भी पार्टी जो है वो शिरोमणि अकाली दल भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पीएम मोदी पर जिम्मेदारी है इन 117 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की। पंजाब में ही वोटिंग 20 फरवरी को होनी है और नतीजे 10 फरवरी को आएंगे, माफ कीजिए 10 मार्च को आएंगे। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में हिजाब विवाद पर कहा कि देश शरियत से नहीं संविधान से चलेगा। पंजाब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, और हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है। संविधान के अनुरूप की व्यवस्था चलेगी और इसके साथ ही आपको बता दें
वहीं आपको बता दें कि हिजाब को लेकर उन्होंने बयान दिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है और गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कैराना के पलायन के लिए ही दंगों के लिए जिम्मेदार थे, चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल गए थे और ये उनके लिए था। अपराध और अपराधियों के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेगी। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 83 साल के थे और बजाज पिछले कुछ समय से ही बीमार चल रहे थे। कैंसर पीड़ित की वजह बताया जा रहा है और उनके निधन पर कोई बड़ी राजनीतिक हस्तियों और उद्योग जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। आर्थिक मोर्चे पर देश की प्रगति में उनका बड़ा योगदान रहा। भारत की ही बुलंद आवाज हर घर का हिस्सा बनी और ऐसी महान शख्सियत को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने भी कहा कि मैं उनको दशकों से ही जानता था और वो हमारे पारिवारिक मित्र थे। राज्यसभा में भी उन्होंने और मैंने कई लम्हे बिताए हैं और इसके अलावा सत्र के दौरान ही सेंट्रल हॉल में भी बातचीत हुई और मेरी कुछ महीने पहले ही 30 मिनट तक उनसे बातचीत हुई थी। और उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, उद्योग जग समाज सेवी और बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज जी को मेरी पूर्ण श्रद्धांजलि है। पद्म भूषण से सम्मानित राहुल से ही मेरे अनेक वर्षों से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। विगत 5 दशकों में ही बजाज ग्रुप का नेतृत्व करने वाले राहुल जी का उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संभल दे। और इसके साथ ही मुंबई कांग्रेस के ट्वीट करते हुए ही राहुल गांधी बजाज के परिवार और दोस्तों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।